नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त के दिन यह जो सुनवाई है वो यहाँ पर संपन्न हुई है। और इस सुनवाई के लिए पहले जो जानकारी दी गई थी तो कंटिन्यूएशन के लिए आज यानी सोमवार की तिथि जो वो बताई गई थी, पर अभी ताजा अपडेट यह है कि अब 10 अगस्त 2022 बुधवार के दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर जो सुनवाई है वो होने वाली है। तो जी हाँ, आज के इस ताजा खबर में इसी के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यह जो उच्च पेंशन के मामले हैं तो इन मामलों के संबंधित ईपीएफओ द्वारा बुधवार को काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो जमा किए जाने वाले हैं, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उच्च पेंशन को लेकर होंगे। तो जी अफिडेविट 1 और अफिडेविट 2 लगभग 1071 पेजेस का है और इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों की पूरी जानकारी दी हुई है। तो उस एफिडेविट को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, तो उस एफिडेविट को डाउनलोड करके जो है वो आप देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों के संबंध में ईपीएफओ द्वारा अब कोर्ट में यह जो एफिडेविट है तो रखने वाले हैं और इस एफिडेविट से आपके मामलों के ऊपर क्या अपडेट होगा तो वो भी हम आपको समय समय पर बता देंगे। तो जी हाँ, फिलहाल आज की इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों को लेकर ये जो अपडेट है तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी ये जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में जो मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यह जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं तो इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में यह जो मामला है वो अभी झुका हुआ है, क्योंकि ईपीएफओ द्वारा जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा रखा गया था तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट द्वारा उसे जो है वो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट देकर, प्रूफ देकर जो है वो खारिज करने की पूरी कोशिश की गई है और माननीय 3 जजों की बेंच को यह मुद्दा वैलिड भी लगा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अगर पेंशन बढ़ोतरी की जाती है तो कितना बर्डन आएगा, जो कि ईपीएफओ द्वारा बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, एक्चुअल में उतना तो है ही नहीं। तो जी यह मामले की सुनवाई जो है वो 5 अगस्त 2022 के दिन भी जारी रही थी और इसी दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यह जो मामले है तो इन मामलों के ऊपर जो है वो दोपहर 2 बजे से यह जो सुनवाई है वो जारी रही थी। श्री विकास सिंह सीनियर काउंसिल की दलीलों से यह जो सुनवाई है वो शुरू हुई थी, जिन्होंने यह साबित करने के लिए पीएफ अधिनियम और ईपीएस 95 योजना में कई धाराओं पर भरोसा किया कि किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि ईपीएफओ यह नहीं कह सकता कि यदि विकल्प का प्रयोग करने के कारण देयता उन्हें पता होती तो फंड को उसी के अनुसार निवेश किया जाता, अन्यथा यह ईपीएफओ का कर्तव्य है कि वह सबसे अच्छा रिटर्न पाने वाली फंड में निवेश करे। श्री विकास सिंह के बाद 2 और सीनियर काउंसिल ने भी यह बहस की थी। सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा सीनियर एडवोकेट श्री उदयदित्य बैनर्जी द्वारा सहायता प्रदान की एओआर आरओडब्ल्यूएस की ओर से कोर्ट के सामने पेश हुई और साधारण रूप से अच्छी तरह से उनके द्वारा तर्क दिया गया। उन्होंने यह साबित करने के लिए न्यायाधीश के सामने कई आंकड़े रखे कि ईपीएफओ का कोष रुपए से बढ़ गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अतिरिक्त हलफनामे में दी गई एक तालिका में ईपीएस फंड और ईपीएफ फंड दोनों के निवेश पैटर्न को सामने रिटर्न की दर दिखाने के लिए हाईलाइट किया गया था। यह ईपीएस 95 के पैरा 26 और पीएफ योजना के पैरा 52 के वास्तविक आंकड़ों के संबंध में प्रमाणित करने के लिए था। यह भी संकेत दिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारक पीएफ से समायोजित राशि वापस करते समय हम जो ब्याज दर भुगतान करेंगे वह उस ब्याज दर के बराबर होगा जो अर्जित की गई राशि को पीएफ द्वारा निवेशित किया गया है। वास्तविक मामले के आधार पर तैयार की गई गणना पत्रक भी एक पेंशन भोगी द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक योगदान और
प्राप्त रिटर्न के बारे में प्रस्तुत किया गया, ताकि दिखाया जा सके कि ईपीएफओ द्वारा मासिक पेंशन के रूप में वास्तव में जो भुगतान किया जा रहा है वह केवल ईपीएस 95 पेंशन धारकों के योगदान से अर्जित ब्याज है। मूल राशि हमेशा कॉपर्स में ही रहती है, जो दर्शाती है कि इसकी स्थापना के बाद से कॉपर्स कितना गुना बढ़ गया है। अंत में तर्क ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिखित सबमिशन को पढ़ने और यह प्रदर्शित करने के साथ समाप्त हुआ कि कैसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठान और गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठान से अलग नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मामलों को इसके बाद जो है वो बुधवार 10 अगस्त 2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि यह जो मामलों की सुनवाई हो रही है तो उसके लिए कंटिन्यूएशन की जरूरत थी। ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यह जो मामले हैं तो इन मामलों को यहाँ पर फिर से अब 10 अगस्त 2022 तक का जो है वो इंतजार करना होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बार फिर से इन मामलों को लेकर सुनवाई के लिए ईपीएफओ के एडवोकेट, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो एडवोकेट है तो उनको अतिरिक्त समय दिया जाने वाला है। पहले 45 मिनट जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट को समय दिया जाएगा, उसके बाद लगभग सवा घंटा ईपीएफओ के जो एडवोकेट है तो उनको भी दिया जाएगा, और बाकी बचा हुआ समय जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो एडवोकेट है तो उनको अपनी दलीलें पेश करने के लिए दिया जाने वाला है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यह जो मामले हैं तो इन मामलों के ऊपर जो है वो लगभग पूरी सुनवाई बुधवार को होगी, और उसके बाद ही हमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ठोस फैसला है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर जो भी फैसला आएगा तो मैं आपको विस्तार से उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट वाला जो आने वाला फैसला है तो उसके बारे में जो आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेते आता रहूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।